हेलो एवरीवन। यूकेपीएससी और यूकेएसएससी में जिन परीक्षाओं में उत्तराखंड शब्दावली और हिंदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों की एक सीरीज हम चला रहे हैं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो उत्तराखंड शब्दावली और हिंदी से संबंधित चाहे वो यूकेपीएससी की परीक्षा हो चाहे यूकेएसएससी की परीक्षा हो, तो इनसे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ इसमें एडिशनल क्वेश्चंस के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो सीधे हम टॉपिक में आते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए ये सारे जो हैं ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने लिए हैं और इनके साथ मैं एडिशनल चीज़ें भी आपको बताऊंगी जो हो सकता है कि आने वाले परीक्षाओं में ये प्रश्न आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, दोफरा का बटोई छेलू बैठी जा किसकी गीत रचना है? ऑप्शन है प्रीतम भरतवाण, नरेंद्र सिंह नेगी, किशन महिपाल और मंगलेश डंगवाल। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह नेगी। तो इस बार तो ये प्रश्न पूछा कि दोफरा का बटोई छेलू बैठी जा ये किसकी गीत रचना है, तो आंसर था नरेंद्र सिंह नेगी। अगर हम जो आंसर है नरेंद्र सिंह नेगी जी इनके विषय में हम जानें तो इनकी अन्य गीत रचना है, आप वो भी नोट कर सकते हैं। एक है फुलारी और एक है मेरी आँखों का रतन और एक है हमारा पहाड़ की नारी। और नरेंद्र सिंह नेगी जी को गढ़रत्न और पहाड़ों के बॉब डायलन के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है अगले परीक्षाओं में ये प्रश्न आ जाए कि नरेंद्र सिंह नेगी को किस उपाधि से जाना जाता है या गढ़रत्न किसे कहा जाता है, ऑप्शन यही आ जाए। तो आप याद रखेंगे, गढ़रत्न और पहाड़ों के बॉब डायलन की उपाधि किसको दी गई है? नरेंद्र सिंह नेगी जी को दी गई है। ये पहाड़ी गीतकार हैं, ठीक है, उत्तराखंड के गीतकार हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है। तो आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ENIAC। अब ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो यह है इसका फुल फॉर्म। आप दोबारा सुन लीजिए, ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये है आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर। हो सकता है अगले प्रश्न में इस का विस्तार रूप आ जाए, ENIAC का फुल फॉर्म आ जाए, तो आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में क्या है? सूची फर्स्ट में लिखा है कि मनोरंजक ढंग से लिखा प्रासंगिक लेख क्या कहलाता है। और जो सूची सेकंड है उसमें मुखपत्र लिखा हुआ है। दूसरा है किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका। तीसरा है किसी समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकाला गया अंक। अगला है समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छापी गई संपूर्ण प्रति। तो एक साइड स्टेटमेंट है और एक साइड उनकी विशेषता या उनके उसके बारे में लिखा गया है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो जैसे पहला है कि मनोरंजक ढंग से लिखा प्रासंगिक लेख, तो उसका राइट आंसर क्या है? विशेषांक। देखते ना आपकी न्यूज़पेपर में भी क्या होता है, मनोरंजन का एक पेज अलग ही होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विशेषांक, मतलब विशेष अंक। ठीक है, अगला है किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? फीचर। ठीक है, जब बोलते हैं ना फीचर फिल्म, तो प्रमुख पत्रिका है ये किसी संस्था की ओर से, उसको क्या बोलेंगे हम? फीचर बोलेंगे। अगला है किसी समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकाला गया अंक, मतलब किसी खास मौके पर निकाला है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मुखपत्र। उसको हम क्या बोलेंगे? मुखपत्र बोलेंगे। और घ है समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छापी गई संपूर्ण प्रति, उसको बोलते हैं संस्करण। कहते हैं ना प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, तो उसको बोलते हैं संस्करण। तो ये है आज इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। जैसे यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का। और कहीं पर इसका आंसर इस तरीके से भी दिया जाता है कि ऐसा कौन सा काल है जिसके विषय में कोई लिखित सामग्री हमें प्राप्त नहीं होती, तो उसका आंसर भी प्रागैतिहासिक ही होगा। क्योंकि क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी हमें तब से मिली जब हमारे पास लिखित कुछ साक्ष्य मिले, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का समय जो है वो प्रागैतिहासिक कहा जाता है। और इसकी जगह ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा काल है जिसके बारे में लिखित हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती, उसका आंसर होगा प्रागैतिहासिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में विदेशी उपसर्ग है। उपसर्ग से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो विदेशी उपसर्ग इसमें ब। अब ब विदेशी उपसर्ग है, इससे कुछ मिलते जुलते मैं आपको शब्द बताती हूँ कि ब से क्या शब्द बनते हैं। जैसे बदौलत, बदस्तूर,
और बमुश्किल। ठीक है, तो ब क्या है, एक विदेशी उपसर्ग है। उपसर्ग वो होते हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, और प्रत्यय वो होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, और उपसर्ग और प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में तद्भव शब्द है कर्म, गौ, विद्या या सोना। तो कर्म, गौ, विद्या ये सब तत्सम है, और तद्भव शब्द है सोना, क्योंकि सोना का तत्सम शब्द होता है स्वर्ण। ठीक है, सोना का तत्सम शब्द क्या होता है, स्वर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोना। अब अगला है, देखो उत्तराखंड शब्दावली से मूसो, मुस, मुसा के लिए हिंदी शब्द क्या है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चूहा। ठीक है, तो उत्तराखंड शब्दावली के प्रश्न इसीलिए डाले जा रहे हैं क्योंकि हम जब जिस पोस्ट के लिए उत्तराखंड का डोमिसाइल लगा रहे हैं, स्थायी निवासी लगा रहे हैं, तो कम से कम हमें उत्तराखंड की भाषा का कुछ तो ज्ञान होना चाहिए, उत्तराखंड की बोलियों का कुछ तो ज्ञान होना चाहिए, है ना। इसलिए प्रश्न डाले जा रहे हैं, ये आए हुए प्रश्न हैं। अगला है, निम्नांकित में अर्धविराम चिन्ह है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये अर्धविराम है। तो मैं आपको बाकी विराम चिन्हों के भी नाम बता देती हूँ। जो ऑप्शन नंबर ए है, इसको बोलते हैं अल्प विराम, बी हो गया आपका अर्धविराम, और सी है आपका उपविराम। ठीक है, जो सी में आपको दिख रहे हैं 2 डॉट, इसको बोलते हैं उपविराम, और जो डी है इसको बोलते हैं तुल्यता सूचक। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न अगली बार ऐसे ही किसी रूप में आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका, तुल्यता सूचक, सी होगा उपविराम, बी है आपका अर्धविराम, और ए है आपका अल्प विराम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्धविराम ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब ये भी देखो उत्तराखंड शब्दावली से, उथै का अर्थ होता है उस तरफ, यख का अर्थ होता है यहाँ, निस का अर्थ होता है ऊपर, और जख का अर्थ है जहाँ। देखो निस मतलब होता है जाना, है ना, चले जाना, कहते हैं ना यहाँ से निस जा। तो निस का अर्थ होता है जाना, तो ऊपर नहीं होता है। तो यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निस का अर्थ है ऊपर, ये रॉन्ग है, बाकी सारे सही हैं। तो जो सही हैं आप उनको भी अच्छे से देख सकते हैं, हो सकता है अगली बार प्रश्न किसी भी रूप में बन जाए। अगला प्रश्न है, ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं। ठीक है, तो ध्वनियों के परस्पर मेल से बनते हैं शब्द। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शब्द। ठीक है, अगला है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ये भाषा है और उनकी लिपियां दी गई हैं। तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मराठी। मराठी का क्या है, देवनागरी। ठीक है, उर्दू का है फारसी, फ्रेंच का है रोमन, और पंजाबी का है गुरमुखी। तो लिपि और भाषा से भी एक प्रश्न बनता ही बनता है हमेशा, तो आप इसके प्रति भी थोड़ा अपना ज्ञान वर्धन करें। अगला है प्रारूपण। देखिए, जो ये कार्यालयीय भाषा है हिंदी, वहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो यहाँ से भी आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। तो जैसे ये पहला प्रश्न आया कार्यालयीय भाषा से कि प्रारूपण शब्द का पर्याय है, पर्याय मतलब अर्थ क्या है, आलेखन, मसौदा तैयार करना या ड्राफ्टिंग। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। प्रारूपण का अर्थ आलेखन भी होता है, मसौदा तैयार करना भी होता है, ड्राफ्टिंग भी होता है। तो हो सकता है अगली बार बोल दे कि आलेखन का अर्थ क्या है और ऑप्शन में प्रारूपण भी दे दे। तो आप याद रखेंगे, प्रारूपण का अर्थ आलेखन भी होता है, मसौदा तैयार करना भी होता है, और ड्राफ्टिंग भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है। मतलब एक सेंटेंस, एक वाक्य आपको दिया है और बताना है कि इसके अनुसार इन वाक्यों में कौन सा सही है जो इस पर फिट बैठता है। इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है, इस वाक्य में 2 उद्देश्य और 1 विधेय है। अगला है, इस वाक्य में उद्देश्य है परंतु विधेय नहीं है, और डी है उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो पहले हम उद्देश्य और विधेय समझते हैं कि जो वाक्य होता है उसके 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे निर्मला उद्देश्य, और विधेय जो बात की जा रही है। तो इसमें देखो उद्देश्य भी है और विधेय भी है, और उद्देश्य एक ही है, निर्मला है ना, और झाड़ू लगाते इसका विधेय है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है। आप इसको कर्ता और क्रिया करके भी आप थोड़ा याद कर सकते हैं कि इसमें एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। कर्ता मीन्स उद्देश्य हो गया, क्रिया मीन्स उसके द्वारा उसके लिए बोली गई बात वो विधेय कहलाती है। अगला प्रश्न है, थरुवाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो ये उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न है। थरुवाड़ क्षेत्र कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, खटीमा और सितारगंज के जो बीच का क्षेत्र है वो थरुवाड़ क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, थरुवाड़ क्षेत्र कहलाता है खटीमा और सितारगंज। जो थरुवाट है, ये थारू जो हमारी जनजाति है उससे रिलेटेड ये शब्द है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि उत्तराखंड की 5 जनजातियाँ हैं, जनजातियों से भी प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, मुशे गाँव गाँव बिराऊ हनी हंसी खेई, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। देखो, इस लोकोक्ति को एक अन्य प्रकार से भी बोला जाता है कि मुसे अरे गाँव गाँव बिराऊ हरी खेल। ठीक है, दोनों तरीके से भी आ सकता है। तो इसका अर्थ आप समझिए कि जब बिल्ली चूहे को मारती है तो वो खेल करते हुए मारती है, उसको पहले पटकती है, फिर छोड़ती है, फिर पटकती है, छोड़ती है। लेकिन चूहे के तो प्राण पखेरु होने को, चूहा तो बहुत डरा हुआ है, लेकिन बिल्ली उससे खेल रही है। तो इसका अर्थ आप समझिए यहाँ से किस में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी,
मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी मजाक बनाना। चूहा मुसीबत में है लेकिन बिल्ली उसका मजाक कर करके उसका क्या कर रही है, उसको खा रही है, ठीक है, उसको मार रही है। तो उसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी मजाक बनाना। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने नासिक के व्यंजन होते हैं। पहले तो समझिए कि नासिक के व्यंजन होते क्या हैं। नासिक के व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण हम नाक के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो अब वो कितने हैं, आप यहाँ पर तो आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी 5 है, यानी कि 5 है। वो कौन कौन से हैं, हो सकता है अगली बार आ जाए, आपको दे दिया कि क ख ग घ अंग, बताइए नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो नासिक के व्यंजन अपने जो वर्ग हैं, है ना, स्पर्श व्यंजन के अंदर जो वर्ग हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, तो इन सारे वर्गों के अंतिम जो व्यंजन है, यानी कि पांचवा जो व्यंजन है, जैसे क का हो गया अंग, है ना, ट का हो गया य, ठीक है, तो ये तो अणो मौ नौ, ये जितने भी पंचम वर्ण हैं ये सब नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। तो जब पहचानने को आए तो आप पहचान जाएं कि नासिक के व्यंजन क्या हैं, कौन कौन से हैं, अंगो, यो, अणो, मौ, नौ। ये जो अपने वर्ग का पांचवा व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण नाक से किया जाता है। अगला प्रश्न है, नौ क्वारी ब्या लोकोक्ति का अर्थ है। नौ मतलब होता है नई, क्वारी मतलब कुंवारी, ब्या मतलब शादी, ठीक है। जब हम शब्द का अर्थ समझ जाएंगे तो हम अपने आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो उसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कार्य में अत्यंत जटिलता होना। देखिए जो नई दुल्हन होती है वो कई सारी चीज़ों को नहीं समझ पाती है, ठीक है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ ही यही है कि कार्य में अत्यंत जटिलता होना, मतलब उसके लिए वो सारी चीज़ें नई हैं, उसको समझने में समय लगेगा, है ना। तो आप ये देख कर ये ना लिख दें कि गांव में कुंवारी कन्या का विवाह हो रहा है, कहीं मिलता जुलता आपको ऐसा लगे, आप ऐसा ना समझें। क्योंकि लोकोक्ति क्या होती है, जैसे हमने कहा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नाच रहा है और उसका आंगन टेढ़ा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लोकोक्ति का अर्थ कुछ और होता है और शब्द कुछ और होते हैं। तो आप इस प्रकार से अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्य में अत्यंत जटिलता होना। अगला प्रश्न फिर सूची वाला है। सूची वाले प्रश्न अब यूकेपीएससी और यूकेएसएससी द्वारा अधिक पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें एक में भी आपको असमंजसता हुई तो आपका उत्तर या तो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। कई बार ये फ़ायदेमंद होता है उन लोगों के लिए जिसको एक उसको सही पता था और वही बिल्कुल मिक्स करता हुआ आंसर था, और ये भी हो सकता है कि आपको उसमें से एक भी ना आ रहा हो, ठीक है। तो कनफूल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कनफूल कहाँ, कन मतलब कान, तो कानों में जो पहना जाता है कनफूल कहते हैं, ठीक है। कनफूल कान में, और बुलाक, बुलाक हो गया नाक में, ठीक है। और धागुला, धागुला कहाँ पहना जाता है, कलाई में। और तिमड़िया, तिमड़िया पहना जाता है गले में, ठीक है। तिमड़िया या तिलड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। तिलड़ी या तिमड़िया, अगर ऐसा शब्द है तिलड़ी भी आ सकता है, तो वो भी गले में पहना जाता है। आप इसको ध्यान रखेंगे, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। अणिमा, कामायनी, लहर, आंसू। देखो कामायनी तो बहुत सुप्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद की, लहर और आंसू भी ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अणिमा। तो अणिमा है किसकी रचना, अणिमा रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। आप चाहें तो उसमें नाम भी लिख सकते हैं, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक अणिमा है, और रचना के नाम भी आप लिख सकते हैं। हो सकता है अगली बार पूछ ले कि अनामिका किसकी रचना है, तो अणिमा, अनामिका, नए पत्ते, आराधना, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद की रचना ये नहीं है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तो आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देखो आप देखेंगे तो विलोम का युग्म बना हुआ है, उदय अस्त, है ना, उदय मतलब होता है उदित होना, अस्त मतलब डूबना, ईहा अनीहा, और खंडन, खंडन मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में करना, ठीक है। और खंडन का विलोम क्या होगा, देखिए विखंडन बिल्कुल मत कर देना, कई बार खंडन और विखंडन, जबकि विखंडन और खंडन सेम अर्थ हैं, सेम ही अर्थ हैं, समान अर्थ हैं। ये इसका आंसर नहीं, आंसर ऑप्शन नंबर बी, मंडन। मंडन का अर्थ होता है सजाना, है ना, सजाना मतलब जोड़ना। तो खंडन का विलोम क्या होगा, मंडन। तो यही हमारा राइट आंसर है। तो आज हमने उत्तराखंड शब्दावली से संबंधित और हिंदी ग्रामर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, उसके साथ मैंने आपको एडिशनल क्वेश्चन भी बताए। ऐसे ही आगे भी मैं उत्तराखंड की शब्दावली, उत्तराखंड के साहित्य और हिंदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहूँगी। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।